ओके, हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो बेसिकली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में से इसके कंपाउंड्स तो उड़ा दिए जा चुके हैं, ना फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है ना कुछ पढ़ना है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हटा दी जा चुकी है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले होंगे वो आपका मुश्किल से 25 से 40 मिनट के अंदर खत्म हो रहा होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है बड़ा ही आसान है, ठीक है, और समझना तो उससे भी ज्यादा आसान है। ऑलराइट, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करना बिल्कुल से मत भूलना, क्योंकि आप जो भी क्विज अटेम्प्ट कर रहे हो, जो भी अपने आंसर्स दिए, आप वहां पर जाकर मुझे टैग कर सकते हो, ठीक है, और मेरी ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ऑलराइट, ग्रेट, तो शुरुआत करते हैं। अच्छा, बात करते हैं सबसे पहले ये टेबल से। भैया टेबल में क्या दिया हुआ है? मैंने कहा एक बार देखो, ये टेबल के अंदर एसिटिक एसिड लिखा हुआ है CH3COOH। अच्छा भैया, यहाँ पर मुझे बार बार C दिखा है। मैंने कहा हाँ, इसका ये मतलब है कि अगर इस कंपाउंड के अंदर हमें कार्बन दिख रहा है तो ये कार्बन कंपाउंड है। अच्छा, क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, यहाँ पर भी C है। इथेनॉल की बात करते हैं, यहाँ पर भी C रिपीट हो रहा है। अच्छा, अगर ये O था, है ना, और मीथेन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी C है, यानी कि ये सारे के सारे कार्बन कंपाउंड है। भैया इससे सिद्ध क्या होता है? मैंने कहा कुछ सिद्ध नहीं हो रहा, अभी मैं समझाता हूँ हम क्या बात कर रहे हैं। These carbon compounds have low melting and boiling points as compared to ionic compounds। ये जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये जो कार्बन कंपाउंड्स है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आयनिक कंपाउंड से कम होता है। ओके, इसका ये शुरुआत ऐसी की हुई चैप्टर की। मैंने कहा शुरुआत ऐसी है चैप्टर की, ठीक है, शुरुआत ही ऐसी है चैप्टर की, तो ज्यादा नोट लेने की जरूरत नहीं है हमको। दिस इज बिकॉज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, तुम सोचो, अगर दो दोस्तों के बीच में बहुत ही तगड़ा बॉन्ड है, बहुत ही खतरनाक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो भले ही कोई भी आ जाए उनकी दोस्ती तोड़ना चाहे, उनकी दोस्ती नहीं टूटेगी। लेकिन अगर एक दूसरे के बीच में वीक दोस्ती का बॉन्ड है, ठीक है, तो कोई भी आ जाए वो दोस्ती को तोड़ देगा। सिमिलरली यहाँ पर जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी तगड़ा होता है। अब आयनिक कंपाउंड्स और एक कार्बन के कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है वो हम आगे समझेंगे, तुमको यहाँ पर इतनी डिटेल समझने की जरूरत नहीं है, मतलब थोड़ी देर में, 5-10 मिनट में, ठीक है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, मीथेन, इन सबका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है। तुम्हें लगेगा भैया 391 तो है, मैंने कहा 391 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं आयनिक बॉन्डिंग की। भैया आयनिक बॉन्डिंग तो हम मेटल्स और नॉन-मेटल्स में पढ़ चुके हैं। मैंने कहा एक बात समझो, ये आयनिक बॉन्ड है, हाँ या ना? हाँ, ये आयनिक बॉन्ड है। यहाँ पर हम एक चीज समझ सकते हैं यार कि जो NaCl है, ठीक है, यहाँ पर ये जो NaCl है, तो Na जो है NaCl में उसका एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है, Na का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11। ओहो, क्या बात है भैया, आपने तो बहुत नई बात बताई। अच्छा, जब इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281। क्या बात है। अगर मैं बात करता हूं इस कंपाउंड के दूसरे पार्ट की, जो कि है क्लोरीन, ठीक है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। ओके, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो अगर मैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो वो 287 है, जो कि यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है। ओके, जो कि यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है। अब एक चीज जो मैं बिल्कुल आंख बंद करके भी कह सकता हूं कि यार यहाँ पर जो हमारा कैल्शियम है, सॉरी, जो हमारा सोडियम है, मैं क्या बोल रहा हूँ, NaCl, कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा सोडियम है, ओके, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, हटा देगा, तो इसका है ना, इसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाएगा, ठीक है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा क्लोरीन है ना, जो हमारा क्लोरीन है, वो भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने से अच्छा है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना, और ये सोडियम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन से गेन करने से अच्छा है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना। एक बार रिवाइंड करके ध्यान से सुनना, मैंने जो बोला तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के पास गए, इसने बोला मुझे सोडियम जो है वो बेचना है, मतलब मुझे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बेचना है, और क्लोरीन ने बोला मुझे खरीदना है, तो इसने इसको दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। मार्क माय वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। ओके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्डिंग हो जाती है। आयनिक बॉन्डिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। ओके, ग्रेट। अच्छा, लेकिन जब मैं बात करता हूं कि ये जो सोडियम है हमारा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। अच्छा, अब हम कार्बन की बात करते हैं, ठीक है, अब हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है, बेचारे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। ओके, एंड जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना होगा? वो हो जाएगा 2,4। वो हो जाएगा 2,4। ओहो, क्या बात है। अच्छा, जैसे कि यहां पर हमारा जो सोडियम था वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता था, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से अच्छा है उसके लिए, राइट। सिमिलरली यहां पर क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता था, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने से बेहतर है। लेकिन जब मैं कार्बन की बात करता हूं, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अगर इसको 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है, तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, ठीक है, जिससे कि 2 हो जाएगा, तो ये अगेन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हो जाएगा, जो कि अगेन स्टेबल है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है और 2,8 बना सकता है, जो कि अगेन एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेन हो जाएगा। अच्छा, तो ये दोनों ही कर सकता है, तो फिर तो दुविधाजनक चीज है ना भाई। या तो ये तो गेन भी कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी कर सकता है, तो फिर कैसे चलेगा? मतलब ये ऐसा सब नहीं चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर कार्बन को ही बड़ी दिक्कत, कार्बन ने बोला यार ऐसा कैसे, मेरे साथ में एक्सेप्शन क्यों है, ठीक है। इसलिए इस साइंस की दुनिया में डॉक्टर सालुंखे की याद आ गई मुझे इससे। इस साइंस की दुनिया में कार्बन जो है, इसके कई सारे कंपाउंड्स हैं, इसके खतरनाक नेचर के कारण। तुम देख रहे हो ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, तो बेचारा करेगा क्या? अच्छा ठीक है, एक चीज जरा देखो तुम, हमारा जो सोडियम क्लोराइड था, यहां पर हो रही थी आयनिक बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि यहां पर हो रहा था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, यहां पर हो रहा था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग एक ऐसे टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आयनिक बॉन्डिंग के अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है और बहुत ज्यादा फर्क है। अगर मैं तुमसे बात करता हूं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तुम मान लो कि तुम एक क्लास के अंदर बैठे हो, तुम टिफिन लाए हो, तुम्हारा दोस्त टिफिन नहीं लाया, ओके, तुम्हारा दोस्त टिफिन नहीं लाया। अगर तुमने दोनों ने उस एक ही टिफिन से खाया तो उसमें कहूंगा शेयरिंग, आया ना? हाँ। लेकिन अगर तुमने अपना पूरा का पूरा टिफिन उसको दे दिया, ये बोल के कि तुम्हें भूख नहीं है, क्योंकि तुम्हें जेन्युइनली भूख नहीं थी, ऐसे हम अपना टिफिन किसी को देते नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम्हें जेन्युइनली भूख नहीं थी तो तुमने अपना टिफिन उसको दे दिया, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि वो उसमें तो तुमने नहीं खाया, तुमने पूरा उसको दे दिया। पहला जो केस है ये है कार्बन का, क्योंकि यहां पर होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आगे समझ में आ गया तुमको, चिंता मत करो। और यहां पर आयनिक बॉन्डिंग के केस में होता है ट्रांसफर, ठीक है, ग्रेट। अब कार्बन का जो दुविधाजनक जीवन है, पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो चीज है उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, वो मैंने तुमको पहले समझा दी, ठीक है। चलो, कार्बन की दुविधा, ओके, इट वुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 नेगेटिव एनायन। अगर ये 2,4 से, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन कर लेता है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन कर लेता है तो ये C4 नेगेटिव एनायन बन जाएगा, हाँ या ना? हाँ, ओके। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स, ध्यान से पढ़ना, विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, ओके। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2,4। अब हम बोल रहे हैं कि भाई तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तेरा नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10, लेकिन प्रोटॉन्स तो उतना ही रहते हैं, प्रोटॉन्स उतना ही रहेंगे। अच्छा, पहले 6 प्रोटॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहे थे, सब कुछ स्टेबल चल रहा था, लेकिन अब 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना है। क्या ये पॉसिबल है? अगर तुम्हें एक दिन में 2 कॉपी कंप्लीट करने के लिए बोल दी जाए, 2 सब्जेक्ट के होमवर्क करने के लिए बोल दिया जाए, तुम कर लोगे। लेकिन अगर 10 सब्जेक्ट के बोल दिया जाए तो तुम बौखला जाओगे, बोलोगे मैडम इतना तो नहीं हो पाएगा हमसे, है कि नहीं? तो ग्रेट, यही प्रोटॉन ने बोला भाई साहब इतना नहीं हो पाएगा, इतने 4 इलेक्ट्रॉन्स पहले ही 6 थे, ऊपर से तुम और 4 दे दोगे तो हमसे इतना नहीं हो पाएगा। ओके, तो दिक्कत वाला काम है। ऑलराइट, ग्रेट। इट कुड लो, अब पहले केस में क्या था कि या तो भाई तू 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, है ना। दूसरे केस में या तो तू 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। दूसरा केस समझ लेते हैं। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 पॉजिटिव एनायंस। अगर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, हमको पता ही है। अच्छा, तो C4 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव क्यों बना? क्योंकि हम 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की बात कर रहे हैं। ग्रेट, but it would require a large amount of energy to remove 4 electrons leaving behind a carbon cation with 6 proton in its nucleus holding on just 2 electrons. कितना प्यारा सीन है जिसमें ये बेचारा कार्बन फंस चुका है। पहले केस में क्या था, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर नहीं सकता क्योंकि 6 प्रोटॉन्स होल्ड नहीं कर पाएंगे। दूसरे केस में सीन ऐसा है कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में, अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने की सोचें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, पहला केस तो ये हो गया। प्लस अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल भी जाते हैं तो भाई अब 6 प्रोटॉन्स है, ठीक है, और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर बेचारा 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पर इसको सुपीरियर पावर मिल गई। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, बट हाँ, मतलब यहाँ पर अनस्टेबल हो जाएगा ना। अब तो 6 प्रोटॉन्स और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कोई इक्वालिटी नहीं है, कोई इक्वालिटी नहीं है। तो ना तो ये पहला केस फॉलो कर सकता है, ना ये दूसरा केस फॉलो कर सकता है। इसलिए हम यहाँ पर बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की, ठीक है, ग्रेट। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड इन विच पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। हमने आयनिक के अंदर बात की, कि कैसे ट्रांसफर होता है,
कि कैसे ट्रांसफर होता है। हम कोवेलेंट के अंदर बात करेंगे कि कैसे शेयरिंग होती है, कैसे शेयरिंग होती है। अगर कभी भी याद ना आए तो हमारे पास में टिफिन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अगर तुमने टिफिन किसी के साथ शेयर किया तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है। अगर तुमने किसी को पूरा का पूरा अपना टिफिन दे दिया है खाने के लिए तो वो आयनिक बॉन्डिंग है। ठीक है, ग्रेट। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करते हैं। तो यहां पर मैंने जैसे कि बात की ना बॉन्डिंग, तो हम सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं और हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। एक एक करके हम तीनों समझेंगे, बहुत ही आसान। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सिंगल बॉन्ड की। अच्छा, ग्रेट, अमेजिंग, बढ़िया। हमें पता है हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन। ओके, ग्रेट। अब अगर इसको अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करना है, अचीव करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा भाई, एटलीस्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 तो होना पड़ेगा ना। हाँ, इसका ये मतलब है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। हाँ, ग्रेट, अमेजिंग। ओके, तो अगर मैं H को ऐसे ड्रॉ करता हूं और यहां पर ये एक डॉट बना देता हूं, ठीक है, जो कि इसका एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं ऐसा एक सर्कल यहां पर बना देता हूं। ओके, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, सब समझना है। ओके, अच्छा, ये हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, ये ढूंढ रहा है या तो कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, जो कि पॉसिबल नहीं है, या तो कोई मेरे साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। ठीक है, या तो मेरे साथ कोई इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। अच्छा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, दूर यहाँ पर एक हाइड्रोजन था। ओके, समझते हैं। ओके, ये ठीक है, ग्रेट। इन्होंने एक दूसरे को देखा और इसने बोला यार कि मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इसने बोला मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या कर सकते हैं? अब कर सकते हैं शेयरिंग। इसने इसको बोला, है ना, इसने इसको बोला शेयरिंग। ओके, और ये मान गया, क्यों? क्योंकि इसको भी जरूरत है। तो अब देखो, अब सीन कैसा बनेगा देखना है ना, क्या हो रहा है। ओके, अब सीन ऐसा है, ये दोनों आए पास, है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का, ठीक है, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का। आ रही बात समझ में? यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। जब दोनों ने ये शेयर किए तो यहां पर हम इंटरसेक्शन में देख सकते हैं कि अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। तो अगर तुम ये वाला सर्कल ध्यान से देखते हो, जिसको मैं अभी ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, इस सर्कल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर मैं तुम्हें दूसरे सर्कल से हाईलाइट करके बताऊं, अगर मैं ग्रीन से जो हाईलाइट कर रहा हूं, है ना, उस सर्कल की बात करता हूं, सर्कल मतलब खैर हम लोग वो ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने का स्टाइल है एक, लेकिन हम सर्कल बुला रहे हैं। ठीक है, लेमैन्स लैंग्वेज में सर्कल बुला रहे हैं। इस बड़े से सर्कल के अंदर भी मैं देख सकता हूं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ या ना, ग्रेट। ओके, तो यहां पर एक चीज मैं तुमको बताऊं कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से। ओके, हाँ भैया, मैं ऊपर नीचे बना दिया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऊपर नीचे ये तुम देख सकते हो, यहाँ पर जो क्रॉस तुमको दिख रहा है, ये जो क्रॉस दिख रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम्हें कभी भी बॉन्ड याद करने हो कि भाई कौन सा बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि तुम दिमाग में इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हम डॉट्स ज्वाइन करते हैं ना, ठीक है, डॉट्स ज्वाइन करते हैं, तो ऐसे डॉट ज्वाइन कर दिया हमने। कितनी लाइन लगी? 1 लाइन लगी, तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब भैया अगर डबल बॉन्ड होगा तो ऐसा कुछ होगा, ये 1 लाइन है, दूसरी लाइन, हाँ ऐसा कुछ होगा। मैं तुमको समझाता हूँ, ये सिर्फ एक ट्रिक है, इसको हम एग्जाम में लिख कर नहीं आएंगे कि भैया ने बताया था कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 की पेयर शेयर हो रही है, और हमने 2 लाइंस बना दी, तो पहला लाइन 1 बॉन्ड, दूसरा लाइन एक और बॉन्ड, दोनों हो गए 2 बॉन्ड। ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ एक ट्रिक है याद रखने की। ओके, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। सिंगल बॉन्ड की बात हमने कर ली। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो तब बन रहा होता है सिंगल बॉन्ड। अच्छा, ग्रेट। अब डबल बॉन्ड की बात करते हैं। अच्छा, तो हमारा जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। अच्छा, ग्रेट। लेट अस चेंज द पेन कलर। ओके, 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,6। ओके, 2,6। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कि ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं? ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं ऑक्सीजन ड्रॉ करता हूं यहाँ पर, ओके, ऑक्सीजन के अगर मैं आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करता हूं, तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, मैंने क्रॉस से ड्रॉ किया इस बार। ठीक है, मैंने क्रॉस से ड्रॉ किया। अच्छा, एक और ऑक्सीजन है यहाँ पर, है ना, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6। ओके, इसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, इन्होंने एक चीज नोटिस की कि अगर मेरे ये वाले 2 और ये वाला ऑक्सीजन अपने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो शायद यहाँ पर कुछ बात बन सकती है। कैसे? देखो जरा, ये रहा वो डायग्राम। तुम्हें अगर यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आया, हटाओ इसको, मारो गोली। मैंने तुमसे कहा एक बार ध्यान से नोटिस करो,
ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी ऑक्सीजन है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा ग्रेट, ओके। तो बेसिकली अगर मैं तुम्हें यहाँ पर रीड्रॉ करके बताता हूँ, तो कुछ ऐसा बना, ये 1 है ना, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे। सिमिलरली यहाँ पर एक और ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक और ऑक्सीजन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, और ये 5 और ये 6, ठीक है। अच्छा, अब दोनों को अपना ऑक्टेट, दोनों को अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करना है। अच्छा करेक्ट, अमेजिंग। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ये दोनों आसपास आए और ये ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 8। अगर तुम इस बड़े वाले सर्कल को ध्यान से देखते हो, जिसको मैंने अभी व्हाइट से रीड्रॉ किया है, ठीक है, तो इस बड़े से सर्कल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर तुम इधर वाला सर्कल देखते हो तो इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कितने, देखो जरा, यहाँ पर कितने पेयर शेयर हुए इलेक्ट्रॉन के, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर शेयर हुए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर शेयर हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर शेयर हुए हैं। कैसे भैया, आपने तो कुछ समझाया नहीं, मैंने कहा ये देखो, ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ठीक है। 2 पेयर मतलब पेयर ऑफ शूज बोलते हैं ना, तो पेयर ऑफ शूज मतलब क्या होता है, 2 शूज होते हैं। सिमिलरली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये डबल बॉन्ड है। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन के अंदर होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जैसे कि हमने सिंगल बॉन्ड की बात की, सिंगल बॉन्ड के केस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, डबल बॉन्ड के केस में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे। इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड के केस में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 पेयर शेयर हो रही है, ये पहली पेयर, ये दूसरी पेयर और ये तीसरी पेयर, ठीक है। ट्रिपल के केस में कितनी हो रही है, 3 शेयर हो रही है। तो आप एक बार खुद से बनाओगे, ट्राई करना। अच्छा, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आप खुद एक बार देखोगे, ऑक्सीजन और अपने हाइड्रोजन का एग्जांपल देखें, ओके। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। देखो, कार्बन हैज एन यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स गिविंग राइज टू लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऐसा कुछ, ठीक है। ये क्या है, कैटिनेशन है, इसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन जो है वो खुद से ही लिंक होने की एक प्रॉपर्टी रखता है। ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, कोई अलग नहीं है ना, सब कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, सेल्फ लिंकिंग हो रही है, भाई कार्बन खुद से ही जुड़ रहा है, और इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन मतलब इसको हम कैटिनेशन बोलते हैं, ओके। इसको हम कैटिनेशन बोल रहे होते हैं। आ रही बात समझ में? ग्रेट, आ रही बात समझ में? अमेजिंग। अब बेसिकली ये जो चेन हो सकती है वो कुछ ऐसी भी हो सकती है, जैसे कि हमने देखी, ठीक है। चेन साइक्लिक हो सकती है ना, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं बस। चेन ऐसी ब्रांच हो सकती है, ये ब्रांच दिख रही है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर ब्रांच चेन हो सकती है। चेन कैसी भी हो सकती है। अब चूंकि यहाँ पर बहुत सारा पोर्शन हटा दिया जा चुका है, हमारे लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कैटिनेशन क्या होता है। इसका जो डिटेल है वो आप अच्छी तरीके से क्लास 11 में पढ़ते हो, 12 में पढ़ते हो, जब आप लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे उसके अंदर हमें सारी की सारी चीजें देखने को मिलती है, ओके ग्रेट। तो यहाँ पर हमने बात कर ली कैटिनेशन की। कैटिनेशन क्या होता है, बेसिकली कैटिनेशन क्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन शो मतलब सिर्फ कार्बन की प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है भाई। अगर कोई सेल्फ लिंकिंग कर रहा है, अगर अपने से खुद से ही जुड़ के चेन्स बना रहा है लंबी लंबी, तो उसको हम कैटिनेशन कहते हैं, है ना। कार्बन का ये वर्सेटाइल नेचर है। आगे बात करते हैं, टेट्रावैलेंसी की बात करते हैं, ठीक है। पढ़ लेते पहले क्या लिखा हुआ है। अच्छा, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फाउंड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन। मतलब तुम देख सकते हो कि कार्बन जो है अकेला कितने सारे अदर एलिमेंट्स के साथ में कंपाउंड्स बनाता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर एलिमेंट्स। इसलिए कार्बन पर इतने बड़े बड़े चैप्टर बनते हैं, क्योंकि कार्बन जो है वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ में कंपाउंड्स बनाता है। अच्छा ग्रेट, तो यहां तक हम समझ चुके हैं। गिविंग राइज टू कंपाउंड्स विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स अदर देन द कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अब बेसिकली अगर कार्बन की चेन बन रही है तो भाई सारे कार्बन है कि नहीं। सिंपल सी ध्यान लगाने वाली बात है, ज्ञान लगाने वाली बात है और ध्यान लगाने वाली बात है कि भाई सारे कार्बन है, तो इस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी वो कार्बन पर डिपेंडेंट होगी, है कि नहीं। अच्छा, अगर एक कंपनी के अंदर सिर्फ एक ही इंसान है जो कंपनी चला रहा है, मतलब सिर्फ एक ही मालिक है, या फिर सिर्फ कोई एक ही बंदा है, उसका कोई भी को फाउंडर अगर नहीं है, जो कि बहुत ही रेयर केस में होता है, लेकिन मान लो ठीक है कोई एक ही इंसान है जो टॉप मोस्ट लेवल पे बैठा हुआ है कि नहीं, ग्रेट, तो सारी पावर उसके हाथ में। लेकिन अगर कोई को फाउंडर है, यानी कि अगर 2 से 3 लोग जो है वो मिलके एक ब्रांड चला रहे हैं, ठीक है, खैर ये एक डिटेल चीज होती है, अलग चीज होती है, बट मैं तुमको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। तुम मान लो कि एक बेसिक लेवल पे मान लो ना कि अगर ये पूरा घर, मान लेते ये घर है यहाँ पर एक,
है ना। ये पूरा घर अगर तुम्हारा है तो इसमें सारे के सारे डिसीजंस तुम लोगे, ठीक है। सोना कब है, खाना कब है, जागना कब है, ठीक है, खेलने कब जाना है और मोबाइल कब चलाना है, दुनिया भर की चीजें है कि नहीं। लेकिन अगर तुम्हारा कोई दोस्त साथ में घर में रह रहा है ना, ठीक है, तुम लोग जो अगर बहुत सारे दोस्त एक साथ घर में रह रहे हैं तो भाई सिर्फ कोई एक अकेला डिसीजन नहीं ले सकता, है कि नहीं, सब मिलकर डिसीजन लेंगे। मान लो कि एक हॉस्टल के अंदर 4-5 लोग रह रहे हैं, ठीक। अच्छा, हॉस्टल का एग्जांपल ले लो। हॉस्टल के अंदर अगर 4-5 लोग रह रहे हैं, इसका मतलब कि चारों पांचों मिलकर डिसीजन लेंगे कि कोई एक अकेला लेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ में, यानी कि ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, अगर इनके साथ में कंपाउंड बना रहा होता है तो जो प्रॉपर्टी है उस कंपाउंड की वो सिर्फ कार्बन पर डिपेंडेंट नहीं होगी, इन एलिमेंट्स पर भी डिपेंडेंट होगी। ये होती है टेट्रावैलेंसी। ये कहना चाहता है, ये आई बात समझ में? ग्रेट। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, होमोलोगस सीरीज की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। होमोलोगस सीरीज की हम लोग अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं सबसे पहले तो अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। होमोलोगस सीरीज होती क्या है, ठीक है। अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस क्या होता है? बेसिकली होमोलोगस सीरीज के अंदर ना एक फिक्स्ड इंटरवल, मतलब एक तुम समझ सकते हो कि कोई फिक्स चीज है जिसमें रिपीटेशन हो रहा है, जिससे रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। बात करते हैं, चिंता मत करो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, ये अल्केन्स है ना, ये अल्केन्स है। अल्केन्स क्या है? अल्केन्स कार्बन कंपाउंड्स है। कैसे कार्बन कंपाउंड्स है देखते हैं। जैसे कि ये पहला है मीथेन, ठीक है, CH4। भैया आपने ये समझाया नहीं होमोलोगस सीरीज, मैंने तुमको यही बोला कि चिंता मत करो, हम आगे सब समझेंगे, ठीक है। ये सिर्फ एक पेज है जो कि तुम्हें बता रहा है कि आगे ये पढ़ना है, ओके। अल्केन्स, सबसे पहले तो समझते हैं अल्केन्स होते क्या। अच्छा, अल्केन्स कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात ऐसी होती है कि ऐसे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अच्छा, ग्रेट। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है। भैया बात समझ नहीं है, मैंने कहा समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक अल्केन का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ मीथेन, ठीक है। मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4, ठीक है। मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4, यानी कि एक कार्बन और यहाँ पर आइट साइड में इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ओके, ग्रेट। अच्छा, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही, यहाँ पर कहीं पर भी हमें डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी हमें डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। ग्रेट, ओके, ग्रेट। अच्छा, तो सबसे पहले जो कंपाउंड है जिसमें एक कार्बन एटम है, जिसमें एक कार्बन है, वो है CH4, है कि नहीं? ग्रेट। दूसरा जिसके अंदर 2 कार्बन होते हैं उसे हम इथेन कहते हैं, है ना, उसे हम इथेन कहते हैं, ओके। तीसरा जिसमें 3 कार्बन कंपाउंड, जिसके अंदर 3 कार्बन है, यहाँ पर ये देखो, उसे हम प्रोपेन कहते हैं। जिसके अंदर 4 है उसे हम ब्यूटेन कहते हैं। जिसके अंदर 5 है उसे हम पेंटेन कहते हैं। जिसके अंदर 6 है उसे हम हेक्सेन कहते हैं, ठीक है। तो यू सी यहाँ पर ये जो एन है आखिरी का, एन 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 एन, ये सारे के सारे कंपाउंड्स में कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर तुम नाम को ध्यान से पढ़ते हो तो अल्केन्स, ठीक है, अल्केन्स। अब वो डिपेंड करता है कि हम कितने नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की बात, कितने नंबर ऑफ कार्बन की बात करते हैं। बार बार कार्बन कंपाउंड्स मुंह में आ रहा है ना। पहले वाले में 1 कार्बन है, दूसरे वाले में 2 कार्बन है, इसलिए नाम चेंज हो रहे हैं। मिथेन से इथेन हो गया, क्यों? क्योंकि अभी हम 2 कार्बन की बात कर रहे हैं। इथेन से प्रोपेन हो गया, अभी हम 3 कार्बन की बात कर रहे हैं। प्रोपेन से ब्यूटेन हो गया, अभी हम 4 कार्बन की बात कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? ग्रेट। अच्छा, लेकिन भैया ये CnH2n+2 ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? मैंने बोला CnH2n+2 ये जो है ये इसका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तुम CnH2n+2 अगर तुम n में 1 पुट करते हो तो Cn आगे 1 आएगा, तो आगे मैं कुछ नहीं लिखता हूं। H2n+2 यानी कि 2 1 + 2 यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा CH4, ठीक है। जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास में सबसे पहला कंपाउंड आया, वो है मीथेन। ये रहा मीथेन, ठीक है। अब तुम यहाँ पर 2 पुट करो n की जगह पर, C2H 2n+2, 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4, 4 + 2 6, C2H6। क्या मेरा दूसरा कंपाउंड C2H6 है? हाँ। अच्छा, इनका एक बार स्ट्रक्चर देखो। अगर तुम इनका एक बार स्ट्रक्चर देखते हो तो स्ट्रक्चर भी काफी मजेदार है। ये C, ये C, ठीक है। अब जितनी भी वैलेंसीज बची हुई है, अच्छा, कार्बन कितने कंपाउंड, कार्बन कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 4 बॉन्ड्स। तो एक बॉन्ड तो इस वाले ने इसके साथ बना लिया और इस वाले ने इसके साथ बना लिया, तो इसका एक बॉन्ड तो ऑक्यूपाई हो गया, इसका भी और इसका भी। अब यहाँ पर ये एक बना, यहाँ पर एक बना सकता है, यहाँ पर एक बना सकता है, यहाँ पर एक बना सकता है ना, हो गए 4 बॉन्ड्स। सिमिलरली यहाँ पर एक बना सकता है, ये यहाँ पर एक बना सकता है और यहाँ पर एक बना सकता है, इसके भी 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए। यहाँ पर H लगा दो, बन गया तुम्हारा इथेन, ठीक है, बन गया तुम्हारा इथेन। सिमिलरली यहाँ पर हम प्रोपेन की बात करते हैं और सिमिलरली यहाँ पर हम ब्यूटेन की बात करते हैं, है कि नहीं? ग्रेट, अमेजिंग। अल्कीन्स की बात करते हैं। अल्कीन्स क्या होते हैं? ठीक है, अल्कीन्स जो होते हैं उसमें सबसे पहले तो ये भी कार्बन कंपाउंड है कि नहीं? ये भी कार्बन कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पर ये डबल बॉन्ड वाले हैं, ठीक है, ये
डबल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। ऑलराइट, ग्रेट, डबल बॉन्ड वाले होते हैं। ओके, देखो जरा यहाँ पर तुम अगर एक चीज नोटिस करते हो तो शुरुआत हो रही है इथीन से। यहाँ पर शुरुआत हो रही है इथीन से। जब तुम CnH2n, भैया CnH2n + 2 फॉर्मूला था ना, मैंने कहा अल्कीन्स जो होते हैं, है ना, अल्कीन्स जो होते हैं इनका फॉर्मूला CnH2n होता है। जब CnH2n यानी कि इस n की जगह पर तुम 2 पुट करोगे तो C2H4 ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, C2H4 ऐसा कुछ बन जाएगा। अच्छा, ड्रॉ करते हैं, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 2 कार्बन तो हो गए पूरे। ओके, 1 2 3 4 हाइड्रोजन भी पूरे हो गए स्ट्रक्चर में, है कि नहीं, 4 हाइड्रोजन भी पूरे हो गए। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करो कि इस कार्बन का एक बॉन्ड यहां पर कंप्लीट हो गया, एक बॉन्ड यहां पर कंप्लीट हो गया। कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन के 2 बॉन्ड ऑक्यूपाई हो गए। अभी भी कार्बन को 2 बॉन्ड्स बनाना है। सिमिलरली अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करता हूं, ठीक है, इसने भी यहां पर इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया, इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया, अभी भी इसको भी 2 बॉन्ड्स बनाने, तो इन दोनों के बीच में लग जाता है डबल बॉन्ड। ठीक है, इन दोनों के बीच में लग जाता है डबल बॉन्ड। अब अगर तुम नोटिस करते हो, अब अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C H H H H। यहां पर इस कार्बन का एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और चौथा बॉन्ड, 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। सिमिलरली इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि बीच में एक डबल बॉन्ड आया है, और यही तो खासियत है अल्कीन्स की कि अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम देखते हो, अगर अब मैं CnH2n इस अल्कीन के जनरल फॉर्मूला में 3 पुट करता हूं तो C3H6 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, यहां पर 3 आ रहा है, यहां पर 3 आ रहा है। इसका यह मतलब है कि स्टार्टिंग में प्रॉप आएगा, क्योंकि यहां पर हमने देखा था कि अगर 3 आता है तो स्टार्टिंग में प्रॉप आता है, ये रहा प्रॉप आता है। अच्छा, वहां पर हम अल्केन की बात कर रहे थे इसलिए प्रोपेन बोल रहे थे, यहां पर हम अल्कीन की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहां पर प्रोपीन बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ब्यूटेन बोल रहा था वहां पर, तो यहां पर मैं ब्यूटीन बोलूंगा, यहां पर मैं ब्यूटीन बोलूंगा। ठीक है, ग्रेट, तो हमारे ब्यूटीन का, हमारे अल्कीन्स का फॉर्मूला हो गया। अगर मैं अल्काइंस के फॉर्मूला की बात करता हूं, जो कि होता है CnH2n-2, ठीक है, CnH2n-2। अच्छा, ग्रेट, यहां पर हम इथीन बोल रहे थे जो था C2H4, यहां पर हम इथेन बोल रहे थे जो था C2H6। अब जो अल्काइंस होते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अल्काइंस होते हैं, इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला जो यूज हो रहा होता है, वो होता है CnH2n-2। अल्केन्स के केस में CnH2n, नथिंग, CnH2n+2 था, और हमारे अल्कीन्स के केस में CnH2n था। लेकिन अल्काइंस के केस में CnH2n-2 होता है। एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल है इथाइन का, है ना, एग्जाम्पल है इथाइन का। इथ की बात हो रही है, यानी कि कार्बन के नंबर कितने, 2 हैं, C2, है ना, ये यहां पर N था, यहां पर मैंने 2 लिख दिया। ओके, ग्रेट। H2n यानी कि H2n-2, N कितना ले रहा हूं मैं, 2 ले रहा हूं, N कितना ले रहा हूं मैं, 2 ले रहा हूं, यानी कि अगर मैं ये सॉल्व करता हूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 × 2 - 2 यानी कि 2। ओके, C2H2 हो जाएगा, है कि नहीं, C2H2 हो जाएगा, यानी कि कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन भी 2 हैं। अच्छा, अब एक चीज देखो, इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स बन सकते हैं, इसने सिर्फ एक ही बनाया अभी तक। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड्स बन सकते हैं, इसने सिर्फ एक ही बनाया, तो बीच में लग जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो, इस कार्बन ने ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड, 3 बॉन्ड यहां पर और 1 बॉन्ड यहां पर, इस तरीके से अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर लिए। सिमिलरली इस कार्बन ने भी, है ना, इस कार्बन ने भी अपना एक ये बॉन्ड, दूसरा ये बॉन्ड और तीसरा ये बॉन्ड और चौथा ये बॉन्ड, ऐसे 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ पर बीच में कौन सा बॉन्ड लगा, यहाँ पर बीच में लगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर बीच में लगा है ट्रिपल बॉन्ड। ऑलराइट, आई बात समझ में, ग्रेट। अच्छा, सिमिलर एग्जांपल है प्रोपाइन का। अब प्रोप की बात कर रहे हैं, प्रोपाइन बोल रहे हैं तो हम अल्काइन की बात कर रहे हैं। प्रोप आ रहा है मतलब हम 3 की बात कर रहे होंगे, तो ये रहा एग्जांपल, बड़ा ही प्यारा सा एग्जांपल प्रोपाइन का। यहाँ पर 3 कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि हमको ट्रिपल बॉन्ड कहां पर लगाना है। ठीक है, हायर क्लासेस में उसके बारे में और समझते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा है। ठीक है, तो पर कंपाउंड के अंदर अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हाँ मैं बोल सकता हूँ कि वो ब्यूटाइन है। ओके, वो सॉरी अल्काइन है। ओके, ग्रेट। अब होमोलोगस सीरीज होती क्या है ये समझ लेते हैं। ठीक है, यहां तक हम तो सिर्फ बात कर रहे थे कि अल्केन्स, अल्काइंस, अल्कीन्स क्या होते हैं, इनके जनरल फॉर्मूलाज क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने अल्केन्स की बात कर ली थी। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, अल्काइंस का होता है CnH2n-2 और अल्कीन्स का होता है CnH2n। ठीक है, अगर तुम्हें कभी भी याद ना आए तो सिर्फ ये इन याद रखना, इन, एन और आइन याद रखना है।
और उसके आगे सिर्फ अपना ये जनरल फॉर्मूला याद रखना है, गुड टू गो। बस एक चीज ध्यान रखना है कि अल्कीन्स और अल्काइंस के केस में शुरुआत इथाइन से होती है, ठीक है। मीथेन सिर्फ हमारे अल्केन में होता है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ठीक है। अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स द हाइड्रोजन इज कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज। यानी कि एक सीरीज है कार्बन कंपाउंड्स की, ठीक है, जिसमें हर एक जो कंपाउंड है उसके अंदर हाइड्रोजन को हटा के सेम टाइप का कोई ग्रुप आके रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को। अब अगर मैं इसको और अच्छी तरीके से समझाता हूं तो तुम यहां पर एग्जांपल देखोगे। These compounds have similar chemical properties due to the addition of same kind of functional group throughout the chain. Homo means same, so there might be something common. यहाँ पर देखो ये CH4 है, ठीक है, यहाँ पर ये CH4 है, यहाँ पर ये C2H6 है, ये C2H6 है। तुम अगर एक चीज नोटिस करोगे तो ये था CH4। यहां से अगर मैं इस कार्बन को हटा दूं, और आगे ऐसा कुछ लगा दूं, तो क्या ये बना हुआ दिख रहा है तुमको? ये बनता हुआ दिख रहा है, हाँ या ना? हाँ दिख रहा है। मतलब अगर मैं इन जनरल देखता हूं तो यार यहां पर ये जो सारे कंपाउंड्स हैं, ओके, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं मुझे सिमिलर दिख रहे हैं। एक तो स्ट्रक्चर के कारण सिमिलर दिख रहे हैं क्योंकि ये दिखने में सेम लग रहा है, और दूसरा ऐसा भी है ना कि एक कंसेक्यूटिव सीरीज दिख रही है मुझे, एक एपी सा दिख रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सा दिख रहा है ना। यहां पर मैं देख सकता हूं कि ये C2 ये है बेसिकली CH4, है ना, ये C2H6 है, अब ये C3H8 होगा, है ना। तो यहाँ पर हर CH4, ठीक है, C2H6 और C3H8। अब असली खेल शुरू होता है, ठीक है, ग्रेट। C2H6 और CH4 इन दोनों में डिफरेंस कितना है? C2H6 और CH4 में डिफरेंस कितना है? मैंने कहा तुम C2 में से C माइनस करोगे C बचेगा, और H6 में से H4 माइनस करोगे 2 बचेगा, है ना। तो CH4 और C2H6 में CH4 का डिफरेंस है, ओके ग्रेट। इन दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस की बात करता हूं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी CH2 है। यानी कि तुम देख सकते हो कि हर अगला कंपाउंड जो है वो पिछले वाले में CH2 ऐड करके बन रहा है। तो ये हमारी होमोलोगस सीरीज। आई बात समझ में? देखा, सेम चीज लिखी हुई है यहाँ पर। A series of carbon compounds in which the same functional group substitutes the hydrogen atom is called a homologous series. भाई CH4 था, उसके बाद हमने C2H6 देखा। फर्क कितना है दोनों में? CH2 का। C3H8 था, C2H6 था, मतलब अभी C2H6 है, हमने C3H8 देखा। फर्क कितना है? CH2 का। हमारी बात समझ में? ग्रेट। अच्छा, यहाँ पर तुम देख सकते हो कि CH4 है ना, CH4 में से एक H हटा के यहाँ पर OH लग चुका है ना, एक H हटा के यहाँ पर OH लग चुका है। सिमिलरली यहाँ पर C2H6 जो था हमारा, उसमें से भी एक H हटा के OH लग सकता है। क्या पढ़ा है लिखो, क्या लिखा है पढ़ो, ठीक है। सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स द हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर OH जो है हमारा, OH जो है ना, अब तुम्हारे कोर्स में से फंक्शनल ग्रुप हटा दिए जा चुके हैं, तुम एक बार बुक खोल के देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि हर जगह OH H को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो सेम फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस कर रहा है, मार्क माय वर्ड्स, यही सेम फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। और अगर तुमने पढ़ा है कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, अब बात करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की, और चैप्टर समाप्त होने वाला है। द एलिमेंट्स, क्या बोल रहा हूं मैं, द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि मैंने तुमको बताया था कि कार्बन जो है हमारा यार, कार्बन जो है वो नेचर के अंदर बहुत ही खतरनाक तरीके से एग्जिस्ट करता है। कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, और अभी हम बात करने वाले हैं कार्बन के एलोट्रोप्स की, ठीक है, कार्बन के एलोट्रोप्स की। अच्छा ग्रेट। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है बकमिंस्टर फुलरीन, और तीसरा है डायमंड, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहले एलोट्रोप की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला एलोट्रोप जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है डायमंड। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू अदर 4 एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर। यहां पर जरा देखो, ये कार्बन एटम है, ठीक है, ये कार्बन एटम है, चलो पेन से मार्क करते हैं, ये कार्बन एटम है। हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि ये कार्बन एटम इससे और इससे जुड़ा हुआ है। क्या डेफिनेशन में भी यही लिखा था? इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। हाँ ठीक है, तो ये हमारा डायमंड है। अच्छा, अब तुम देखो यार कि एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ऐसा हर कार्बन के केस में हो रहा है। ऐसा हर तुम ये वाला कार्बन उठा लो, ऐसा हर कार्बन के केस में हो रहा है। तो बेसिकली कितना खतरनाक, कितना रिजिड 3D स्ट्रक्चर बनेगा। तुम सोचो ना, एक कार्बन यहाँ पे, एक यहाँ पे, और सिर्फ मतलब ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये तो हमारा
यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा है, यहाँ पर जुड़ा है, यहाँ पर जुड़ा है, यहाँ पर जुड़ा है। ये 2D नहीं, ये 3D होता है, ठीक है। तो एक कार्बन अगर यहाँ पर है तो एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली ये 3D स्ट्रक्चर है और सिमिलरली इन कार्बन को भी आगे कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो डायमंड हमको पता है कितना रिजिड स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, उसका कारण ही यही है कि जो भाई कार्बन होता है वो अंदर 3D स्ट्रक्चर बना रहा है। ओके ग्रेट, तो डायमंड की बात हमने कर ली है। अब हम आगे बात करते हैं ग्रेफाइट की, ठीक है। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। हमें पता है ना कि हमारी जो पेंसिल की नुक होती है, जो लिड होती है, जो भी तुम बोलो, ठीक है, वो ग्रेफाइट की होती है। ओके अच्छा, अमेजिंग। और ग्रेफाइट इज अ वेरी अमेजिंग कंडक्टर ऑफ हीट, जो कि एक नॉन मेटल है, ठीक है। अगर तुमने मेटल से नॉन मेटल्स पढ़ा तो उसके अंदर हमने बात की थी ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है कि नहीं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो क्या लिखा हुआ है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। ये कार्बन एटम है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। तो बीच का ये जो कार्बन एटम है, ये 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। हमको बस इतना पता होना चाहिए। ये हो गया हमारा ग्रेफाइट, ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रेफाइट। डायमंड के केस में हर एक कार्बन एटम 4 से जुड़ा हुआ था, ग्रेफाइट के केस में हर एक कार्बन एटम 3 से जुड़ा हुआ है। जब मैं बात करता हूं बकमिंस्टर फुलरीन की, ठीक है, इसके अंदर टोटल 20 6 मेंबर्ड रिंग्स होती है कार्बन की और 12 5 मेंबर्ड रिंग्स होती है। भैया क्या बोल रहे हो? मैंने कहा देखो, मैंने बोला देखो ध्यान से, ये कार्बन है, ये भी 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 कार्बन है, सारे कार्बन है, ठीक है, सारे कार्बन है। अच्छा, अब अगर मैं एक चीज नोटिस करता हूं तो ये कैसी रिंग है, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, यानी कि 6 कार्बन जो है वो इस रिंग के अंदर है। तो ये कैसे रिंग है? एक 6 मेंबर्ड रिंग है ना, 6 मेंबर्ड रिंग है। क्यों? क्योंकि इस रिंग के अंदर 6 कार्बन है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इधर साइड देखता हूं, यहां पर है ना, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ओके ओके ग्रेट, तो यहां पर एक कार्बन है, ओके एक सेकंड ना, यहां पर एक कार्बन है, यहां पर दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन। ये तो एक 6 मेंबर्ड रिंग थी, लेकिन ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है। क्यों? क्योंकि यहां पर इस रिंग के अंदर 5 कार्बन के एटम्स है। तो इस तरीके से सिमिलरली इस पूरे के पूरे फुटबॉल के अंदर, ये बेसिकली फुटबॉल जैसा नहीं दिख रहा, ठीक है, तो इस पूरी फुटबॉल के अंदर, इस पूरे बकमिंस्टर फुलरीन के अंदर टोटल 26 मेंबर्ड रिंग्स है, यानी कि टोटल 20 ऐसी रिंग्स हैं जिनको मैं भी हाईलाइट कर रहा हूं, है ना, और 12 ऐसी 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं, ठीक है, 12 ऐसी 5 मेंबर्ड रिंग्स। ओके, आई बात समझ में? तो इसी के साथ साथ हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हैज कम टू एन एंड। ओके, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक बहुत ही प्यारी सी क्विज मिलेगी जिसके अंदर खैर लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे, बट आपके प्रैक्टिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि बेसिकली चैप्टर में से काफी हेवी रिडक्शन हुआ है। साथ ही साथ में मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहां पर सारे के सारे अपडेट्स प्लस क्विज का कुछ एनालिसिस टाइप भी मैं करने वाला हूँ बहुत जल्दी, ठीक है, ग्रेट। तो इसी के साथ साथ आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे यार, एंड कमेंट करके मुझे जरूर से बताना जो क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा था। ओके, एंड बस जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो यार। विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।